हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अस्मा क्लासेस। और कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने सेल फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, फिजियोलॉजी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हमने अपना चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेल का स्ट्रक्चर, उसके बाद साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी हमारे स्मॉल ऑर्गेनेल्स हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये ऑर्गेनेल्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वो जो एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन, और एक होते हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनेल्स जो विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स होते हैं। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन ऑर्गेनेल में हमारी मेम्ब्रेन होती है और कौन कौन ऑर्गेनेल में मेम्ब्रेन नहीं होती है। हम बात कर रहे थे ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म के बारे में। ऑर्गेनेल्स जिनको आप स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ सेल्स भी कहते हैं, जो कि हमारे एम्बेडेड रहते हैं साइटोप्लाज्म में। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, ये दो तरह के होते हैं। एक वो जिनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, जिन्हें बोलते हैं ऑर्गेनेल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन, और एक वो होते हैं जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो अब ये जान लें कि जो ऑर्गेनेल्स जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन है वो कौन कौन से हैं। इसमें हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेक्रेटरी वेसिकल्स। अगर बात करें विदाउट मेम्ब्रेन के, तो इसमें हमारे हैं राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन्स। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हर ऑर्गन के बारे में पढ़ना। हर एक ऑर्गेनेल का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो हम हर ऑर्गेनेल के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है, जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है इस तरह से। ये बीच में एक ल्यूमेन है। इस ल्यूमेन में एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ये मेम्ब्रेन हमारे दो तरह के चीज़ों से बनी रहती है, प्रोटीन और बाइलेयर्ड लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक दूसरे में चेंज भी होती रहती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसका जो मेम्ब्रेन होती है वो बम्पी होती है, रफ होती है। ये बम्पी और रफ इस वजह से होती है क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन में ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम्स की वजह से ये बम्पी और रफ होती है, इसलिए इसको हम लोग ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो इसकी आउटर सरफेस स्मूथ होती है, इसलिए इसको एक ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं, जिनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन अलग पढ़ते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में। तो इसका सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इस वजह से भी होती है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो
हमारी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो ऐसे प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं जो सेल से डायरेक्ट ही हमारे निकलती हैं, जिस तरह से जैसे इंसुलिन है, जैसे जो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलती हैं, जैसे कि हमारी एंटीबॉडीज़ हैं जो बी लिम्फोसाइट से निकलती हैं। ये सब हमारा फॉर्म करती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये किस तरह से बनाती हैं? जो राइबोसोम हमारे लगे होते हैं वो हम स्मॉल अमाइनो एसिड्स को अरेंज करते हैं स्मॉल प्रोटीन्स के फॉर्म में, फिर उसके बाद में इसको भेज देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट से जुड़ती है जो हमारा बनाती है ग्लाइकोप्रोटीन। ये हमारा फॉर्म करता है ग्लाइकोप्रोटीन का। ये ग्लाइकोप्रोटीन फिर हमारी जाती है गोल्जी एपरेटस में, जहाँ पे इसका फर्दर मॉडिफिकेशन होता है, और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में भी जाती है जहाँ पे इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस होता है। दूसरा फंक्शन हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स। ये हमारे जो भी ऑर्गेनेल्स खराब हो जाते हैं, जिनमें टूट फूट हो जाती है, उनको डिग्रेड करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जब डिग्रेड हो जाती है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया को चारों तरफ से रैप कर लेते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। ये ऑटोफैगोसोम लाइसोसोम के सेक्रेटरी एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट हो जाते हैं। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो इसका सबसे पहला फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस लाइक लिपिड एंड स्टेरॉइड। ये उन सेल्स में ज़्यादा मिलती है जहाँ पे हमारा लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, हार्मोन, और सीबम का सिक्रेशन करती हैं। दूसरा फंक्शन की बात करें तो ये हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म, रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होते हैं। तीसरा फंक्शन बात करें तो स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली हमारे कैल्शियम को स्टोर भी करे रहती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको रिलीज करती हैं और उनका मेटाबॉलिज्म भी करती हैं। इसका चौथा फंक्शन है कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। कुछ पोर्शन में ये चीज़ों को कैटाबोलाइज भी करती हैं और डिटॉक्सिफाई भी करती हैं। लीवर के जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो हमारे कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं, उनका भी डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। तो ये हमारे चारों फंक्शन हो गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे दो फंक्शन थे। पहला फंक्शन था प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा फंक्शन था डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपके चार फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस, रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपको इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहले स्ट्रक्चर, फिर आपको बताना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, तीसरी चीज़ ये कितने टाइप का होता है, चौथी चीज़ इनके फंक्शन। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में जो हमारे हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का नाम उसके साइंटिस्ट जिसने उन्हें डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी, उनके नाम पे रखा गया है। इसको हम गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। मेनली हमारा गोल्जी एपरेटस हर एक सेल में एक एक होता है, किसी किसी सेल में एक से ज़्यादा भी होता है, लेकिन जो हमारी RBCs होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो हमारी एक्सेप्शन है, उनमें हमारा गोल्जी बॉडीज़ नहीं मिलता। इनमें प्रोटीन की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। जो हमारे प्रोटीन बन के आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसकी प्रोसेसिंग गोल्जी एपरेटस में होती है। इसका फॉर्मेशन होता है 5 से 6 हमारे सिस्टर्नी मिलके, सिस्टर्नी फ्लैटन सैक्स होते हैं जो 5 से 6 मिलके एक गोल्जी एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी दो फेसेस होती है, एक सिस फेस होती है और एक ट्रांस फेस होती है। सिस फेस जो होती है वो न्यूक्लियस के साइड में होती है, ट्रांस फेस जो होती है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के साइड में होती है। ठीक है,
सिस फेज से ही जो भी हमारे प्रोटीन के रेटिकुलर वेसिकल बन के आते हैं वो एंटर करते हैं। ये रेटिकुलर वेसिकल क्या है? ये रेटिकुलर वेसिकल वही ग्लाइकोप्रोटीन्स है जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको फॉर्म करती है। अब बात करते हैं गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस के बारे में। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें प्रोसेसिंग होती है। जो भी हमारे रेटिकुलर वेसिकल जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो ट्रांसपोर्ट होके आ रही हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो हमारी गोल्गी एपरेटस में आके मॉडिफाई होती हैं और प्रोसेस्ड होती हैं। इनके मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग के बाद में इसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग होती है किस फॉर्म में? सेक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में और लाइसोसोम के फॉर्म में ये पैक हो जाती हैं। पैक होने के बाद में अगर इनकी ज़रूरत सेल के अंदर है तो ये सेल के अंदर रहती हैं, अगर इनकी ज़रूरत सेल के बाहर कहीं पे है तो ये वहाँ पे सेक्रेट हो जाती हैं। उसके बाद में इस पैकेजिंग के बाद में प्रोटीन की लेबलिंग होती है। लेबलिंग किस अकॉर्डिंग पे करते हैं? लेबलिंग करते हैं उसके केमिकल कंटेंट के अकॉर्डिंग। जैसा केमिकल कंटेंट होता है उस हिसाब से उसकी लेबलिंग होती है। लेबलिंग इसलिए करते हैं ताकि उसकी डिलीवरी उसके प्रॉपर डेस्टिनेशन पे हो सके। पैकेजिंग की वजह से गोल्गी एपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं और इसकी प्रॉपर लेबलिंग और डिलीवरी होने की वजह से इसको शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसका आप ऐसे सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी भी साइट से कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो वो सामान पहले हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होके किसी एक कंपनी में पहुंचता है, वहाँ पे जाके उसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग करने के बाद में आपका एड्रेस लिखा जाता है, ताकि एड्रेस मतलब लेबलिंग करना, आपकी एड्रेस लिखते हैं, आपकी सारी चीज़ें लिखते हैं, किस लिए? ताकि वो सामान आपका आप तक ही पहुँचे। अब बात करते हैं हम लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स हमारे जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। ये लाइसोसोम हमारे कैसे बनते हैं? जैसे अभी हमने आपको बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका फॉर्मेशन, एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, फिर वो गोल्गी एपरेटस में आके उनकी प्रोसेसिंग होती है, फिर पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग होने के बाद ये गोल्गी एपरेटस से अलग होके वेसिकल के फॉर्म में अलग होते हैं और लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ये लाइसोसोम जो होता है ये सबसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल हैं उनमें सबसे ज़्यादा थिकेस्ट मेम्ब्रेन लाइसोसोम की होती है, जो हमारी बनी होती है बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन से। ठीक है, इन लाइसोसोम के अंदर छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो चीज़ों को गला देते हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम हमारे वो लाइसोसोम हैं जो गोल्गी एपरेटस से अलग हुए हैं। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम हमारे वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये प्राइमरी लाइसोसोम के फ्यूजन होता है जब ऑटोसोम से या फैगोसोम से, तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम के फंक्शंस के बारे में। तो इसका एक फंक्शन होता है डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स। ठीक, यानी कि जितने भी मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं वो हमारे डिग्रेड होते हैं लाइसोसोम में जाके। तो कोई भी मैक्रोमोलेक्यूल डिग्रेड होने के लिए पहले एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर जाता है। एंडोसाइटोसिस के अपने कई प्रोसेस होते हैं जैसे कि फैगोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है। ठीक है, कोई भी मैक्रोमोलेक्यूल हम मान के चलते हैं बैक्टीरिया जब हमारा इनगल्फ होता है सेल के अंदर तो वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, और वो जब एंटर किया फैगोसाइटोसिस के थ्रू तो उसने फॉर्म किया फैगोसोम का। ठीक, अब ये फैगोसोम जाके हमारे प्राइमरी लाइसोसोम से अटैच करता है। जैसे ही फैगोसोम हमारा प्राइमरी लाइसोसोम से अटैच करता है तो वो हमारा क्या फॉर्म करता है? वो हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और जैसे ही हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है तो लाइसोसोम के अंदर का जो पीएच होता है वो एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक पीएच होते ही लाइसोसोम के जो भी एंजाइम्स होते हैं जो अभी तक इनएक्टिव फॉर्म में थे, जैसे ही एसिडिक पीएच होता है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। जब वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं तो वो हमारे जो भी मैक्रोमोलेक्यूल है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे कुछ हो, उन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, उसको डिग्रेड करता है और फिर वो सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर ही रहता है। ठीक, फिर वो सेकेंडरी लाइसोसोम साइटोप्लाज्म से होते हुए सेल मेम्ब्रेन तक जाती है और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो भी उसका डिग्रेडेड मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर की तरफ चला जाता है। इसका दूसरा फंक्शन है वॉर्न आउट डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स। जैसे अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा
कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन ये भी था कि वो डिग्रेड कर रही थी वॉर्न आउट ऑर्गेनेल को। किस तरह से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ वो रैप कर जाती है, रैप करके एक वेसाइकल बनाती है, तो वो वेसाइकल आके हमारे लाइसोसोम से अटैच होता है और लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट और डिग्रेड करके, जैसे पहले आपने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन तक जाके पहुंचा देता है, यही काम इस तरह से यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा है रिमूवल ऑफ सेक्रेटरी एक्सेस सेक्रेटरी प्रोडक्ट। तो जो लाइसोसोम हमारे सेक्रेटरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, अगर हमारे सेक्रेटरी वेसाइकल ज़्यादा बन गए हैं या एक्सेस में सेक्रेटरी प्रोडक्ट बन गया है तो उसको भी हमारे डिग्रेड करते हैं। ठीक है, कुछ लाइसोसोम हमारे सेक्रेटरी फंक्शंस भी करते हैं। ये लाइसोसोम ज़्यादातर हमारे इम्यून सिस्टम में मिलते हैं। ठीक है, ये किस तरह से बनते हैं, ये लाइसोसोम जो होते हैं वो सेक्रेटरी वेसाइकल से कंबाइन करके सेक्रेटरी लाइसोसोम बनाते हैं। ठीक है, और फिर डिफरेंट टाइप के सेक्रेशंस करते हैं। अब बात करते हैं पेरोक्सीसोम्स के बारे में। पेरोक्सीसोम्स को हम माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं। पेरोक्सीसोम्स भी हमारे लाइसोसोम्स की तरह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होते हैं, लेकिन जैसा अभी हमने आपको बताया लाइसोसोम गोल्जी एपरेटस से पिंच्ड ऑफ होते हैं, लेकिन पेरोक्सीसोम्स हमारे पिंच्ड ऑफ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो इसका पहला फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड। दूसरा इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन। इसका तीसरा फंक्शन है कि ये मेजर साइट फॉर्म करता है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन के लिए। एक फंक्शन इसका ये है कि ये डिग्रेड करता है प्यूरिन को यूरिक एसिड में। फिफ्थ फंक्शन इसका ये है कि ये एक्सेलरेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को फ्रॉम फैट। इसके साथ साथ ये माइलिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा एक फंक्शन इसका है कि ये बाइल सॉल्ट भी बनाता है, बाइल एसिड का भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये आपके हो गए पेरोक्सीसोम के फंक्शंस। पहला ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड का, दूसरा डिटॉक्सिफाई करता है। मेनली ये डिटॉक्सिफिकेशन लीवर में बहुत सारे पेरोक्सीसोम पाए जाते हैं क्योंकि मेनली डिटॉक्सिफिकेशन लीवर में होता है। ठीक है, तीसरा फंक्शन इसका हो गया मेजर साइट बनाता है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन के लिए। चौथा फंक्शन इसका हो गया ये प्यूरिन को डिग्रेड करता है यूरिक एसिड में। इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक्सेलरेट करता है। इसके साथ साथ माइलिन के भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है और बाइल एसिड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है।